नमस्कार, सत श्री अकाल। असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा कि किस तरह मैंने भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बीच चंडीगढ़ से पांवटा साहिब की यात्रा की। यात्रा काफ़ी रोमांचक और मज़ेदार रही। उस ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वीडियो ज़रूर देखें। आइए आज के इस वीडियो में इस गुरुघर के सभी गुरुद्वारों के दर्शन करते हैं और इतिहास जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि जहाँ गुरुघर मनमोहक और आकर्षक है, वहाँ इसका इतिहास और भी रोचक और अनोखा है। आइए दर्शन करते हैं। गुरु का लंगर और साहबजादा बाबा अजीत सिंह निवास स्थान है। साथियों, आइए अब आपको पांवटा साहिब के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। यह क्षेत्र नान राज्य के अंतर्गत आता था। यहाँ के राजा मेदिनी प्रकाश के अनुरोध पर गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, जो उस वक्त आनंदपुर साहिब में विराजमान थे, यहाँ आए। 1685 की मकर संक्रांत पर यहाँ पांवटा साहिब की नींव रखी गई। गुरुजी यहाँ पर लगभग 4.5 साल रहे। गुरुजी ने यहाँ पर गुरबाणी की अनेक रचनाएं रची। जाप साहब, अकाल उस्ताद, चंडी दीवार एवं विचित्र नाटक के कई भाग गुरुजी ने यहाँ लिखे। बाबा अजीत सिंह गुरुजी के बड़े सुपुत्र का जन्म भी यहाँ पे हुआ था। जहाँ मैं खड़ा था उसके ठीक सामने बाबा अजीत सिंह निवास है और उसके नीचे गुरु का लंगर हॉल है। लंगर हॉल देख के लंगर छकने का मन हो आया, इसलिए मैं लंगर हॉल आया और लंगर छक लिया। लंगर हॉल काफ़ी बड़ा है और लंगर भी काफ़ी स्वादिष्ट बनाया हुआ था। आइए अब गुरु परिसर में अन्य गुरुद्वारों के दर्शन करते हैं। बंगाणी के युद्ध के बाद पीर बुद्धू शाह, जिनके 2 बेटे, एक भाई और एक मुरीद बंगाणी के युद्ध में शहीद हो गए थे, गुरुजी के पास आए और वापस जाने की इजाज़त मांगी। गुरुजी ने उनसे खुश होकर कहा कि मांगिए जो आपको मांगना हो। तब गुरुजी, जो उस वक्त दस्तार सजा रहे थे, केस कंघा कर रहे थे, तो पीर बुद्धू साहब ने उन्हें कहा कि जो कंघा आप कर रहे हो, जिसमें आपके केस साहब हैं, वो मुझे दे दो। गुरुजी ने खुश होकर वह कंघा पीर बुद्धू साहब को दे दिया। गुरुजी यहाँ बैठकर कंघा करते थे
केस सजाते थे, दस्तार सजाते थे। इसलिए यह गुरुद्वारा दस्तार स्थान पांवटा साहिब बना हुआ है। आप भी दर्शन करिए। इसके पीछे यमुना नदी बह रही है। गुरुजी ने जहाँ यहाँ गुरबाणी की, जाप साहब, अकाल उस्ताद, चंडी दीवार आदि रचनाएं रची हैं, उसी प्रकार गुरुजी साहित्य में रुचि लेते थे। उन्होंने कई कवियों, विद्वानों और पंडितों को भी आश्रय दिया। यहाँ कवि दरबार हुआ करते थे। बताया जाता है कि गुरुजी के यहाँ 52 कवि होते थे और जहाँ कवि दरबार होता था, आजकल वहाँ गुरुद्वारा कवि दरबार साहब बना दिया गया है। आइए गुरुद्वारे साहब के दर्शन करते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने यहाँ रहते हुए विभिन्न कवियों, लेखकों और विद्वानों को आश्रय दिया। उन्होंने 5 सिखों को शिक्षा लेने के लिए काशी भी भेजा। सामने जो आप निशान साहब देख रहे हैं, वह मुख्य दरबार साहब का निशान साहब है। यहाँ गुरु परिसर में जितने भी गुरुद्वारे बने हैं, उनके सबके अलग अलग निशान साहब यहाँ बनाए हुए हैं। झूलते निशान रहे पंथ महाराज के। निशान साहब फतह या जीत का प्रतीक है। यह जीत की निशानी है। जब मैं निशान साहब के दर्शन कर रहा था, तब मुझे यहाँ जो इतिहास का एक बोर्ड लगा है, जिसपे गुरु घर का इतिहास लिखा है, उस पर एक लाइन लिखी है, जिसमें लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह ने भविष्य की सारी योजनाएं, जैसा कि खालसा पंथ की स्थापना भी यहाँ बनाई थी। गुरुजी यहाँ पर 1686 को मकर संक्रांत पर आए थे और लगभग 4.5 साल रहे थे और खालसा पंथ की स्थापना 1699 में, यानी कि लगभग 9 साल बाद हुई थी। अब यह एक विचारणीय प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि यहाँ ऐसी क्या योजना बनाई थी कि खालसा पंथ की स्थापना की जाए। इस संबंध में मैं अपने विचार संगतों के साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर आपका भी कोई विचार हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खालसा पंथ की स्थापना के पीछे अन्य कारणों के साथ साथ पहाड़ी राजाओं का श्री गुरु गोबिंद सिंह से विरोध, टकराव भी मुख्य कारण था। बंगाणी युद्ध से पहले पहाड़ी राजाओं, विशेषकर भीमचंद की हरकतों ने और बंगाणी युद्ध के बाद निश्चित रूप से गुरु गोबिंद सिंह जी को खालसा पंथ जैसे किसी फौज की स्थापना के बारे में सोचने पे मजबूर तो जरूर किया होगा। इस संबंध में मुझे गुरु घर में इस बाबत कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। दस्तार स्थान गुरुद्वारा साहब के साथ ही शीश महल गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। इन दोनों गुरुद्वारों में अखंड साहब का पाठ चल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ वीडियो नहीं बनाई। जब मैं यहाँ पहली बार आया, तब यहाँ थड़ा साहब हुआ करते थे और साथ में इतिहास लिखा था कि गुरुजी यहाँ बैठ के यमुना के किनारे गुरबाणी की रचना करते थे। इतिहास अनुसार गुरुजी ने यहाँ जाप साहब, सवैये एवं चौपाई साहब की रचना की। वर्तमान में वह थड़े नहीं हैं। यहाँ पे कार सेवा के चलते गुरुद्वारा साहब बन गए हैं। यमुना के नजदीक जाने के लिए शीश महल गुरुद्वारे के साथ ही सीढ़ियां बनी हुई हैं। आइए उन सीढ़ियों से अपने नीचे जाते हैं और यमुना जी के नजदीक से दर्शन करते हैं।
यह यमुना घाट है। यहाँ पर दिल्ली वालों ने कार सेवा प्रारंभ की हुई है, जिससे यहाँ निर्माण चल रहा है। सावन का महीना है, बरसात भी काफी ज्यादा हो रही है। यमुना में पूरा पानी है। यमुना पूरे वेग से चल रही है। गुरुजी यहीं बैठ के गुरबानी उच्चारित करते थे और कवि दरबार करते थे। यमुना बहुत शोर करती थी। तब गुरुजी ने यमुना को शांत रहने का आदेश दिया। उसके बाद यमुना यहाँ शांत है। वेग बहुत होता है, लेकिन आवाज नहीं होती। आइए अब पुनः दरबार साहब की परिक्रमा में चलते हैं। यह यहाँ का कार्यालय है। इसी के साथ डिस्पेंसरी बनी हुई है। हेमकुंड यात्रा के चलते डिस्पेंसरी का टाइम में परिवर्तन किया है, उसका यहाँ नोटिस लगा हुआ है। इसके आगे कार्यालय रिहाइश है, जिसमें आप हॉल कमरे आदि बुकिंग करवा सकते हो। यहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ नई बिल्डिंगें भी बन रही हैं। यह शहीद दीवान हाल है। इसके ऊपर इतिहास लिखा है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़े खेत। यह गुरुद्वारा 1964 तक महंतों के कब्जों में रहा, जिससे छुड़ाने के लिए पंजाब के निहंगों ने संघर्ष किया और उस संघर्ष में 11 सिंह शहीद हो गए, जिसकी याद में यह शहीदी दीवान हाल बनाया गया है। यह काफी बड़ा और अच्छा है। दरबार साहब की परिक्रमा करते हुए हम आगे बढ़े, कड़ा प्रसाद ग्रहण किया। दरबार साहब में पुनः नतमस्तक होते हुए हम बाहर आ गए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। क्या खालसा पंथ की स्थापना की योजना पांवटा साहब में बनी, इस संबंध में भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके 2 सेकंड का सब्सक्राइब हमारे लाखों का हौसला बढ़ा देता है। अब यहाँ से हम जाएंगे देहरादून, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में देहरादून में। थैंक यू।